हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताएँगे ज़रा? एकदम बेहतरीन करके। और आप लोगों को कैसी हमारी वीडियो लग रही हैं? तो ज़रा इस चीज़ के लिए भी कमेंट-वमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट के लिए मैं बहुत कहता हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। लाइक वगैरह भी दोस्तों कर दिया कीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम हिस्ट्री के लेकर के। आगे क्या बढ़ना है, जो मैंने आपको हिस्ट्री पहले पढ़ाया है उसी का आज रिवाइज करेंगे, है नहीं? हिस्ट्री को ऐसा घोट के पी जाएंगे ना, कहते हैं ना कि एकदम दिमाग से निकल के दिखा। इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसको मैं क्यों लेके आया हूं दोस्तों, इसका हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। अभी हमारा आधुनिक दोस्तों नहीं हुआ है नहीं? जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है दोस्तों? पहले मैं इसका रिवाइज करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है लोगों का, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी क्योंकि उसके लिए तो धीरे धीरे बनती है वीडियो। भाई जो हम मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का डालना है, आधुनिक इतिहास का जो डालनी है वीडियो, वो 5-5 6-6 पेज डालने हैं। 5-5 6-6 पेज ही डल पाते हैं, क्योंकि मुझे लिखना ही पड़ता है, फिर लिख के उसको समझ के फिर आपको समझाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें थोड़ा टाइम खिंच जाता है। तो इसीलिए अभी जितना हमने पढ़ा है ये एशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, हम इसका दोस्तों फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेंगे 20-20 पेज करके। जल्दी 4-5 वीडियो में हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। बीच में हालांकि मैं डाल दूंगा जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी, ठीक है? दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो हड्डी से निर्मित आभूषण दोस्तों कहां से मिले? मेहदा में मिले हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा खूब कि मेहदा से हड्डी के आभूषण मिले हैं। कहां मिले हैं दोस्तों? हड्डी के आभूषण कहां मिले हैं? मध्य पाषाण काल की बात चल रही है भैया। किसकी? मध्य पाषाण काल की। और कहां मिले हैं? ये मिले हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से। तो यूपी वालों ध्यान रखना, ठीक है? कहां से मिले हैं? यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, ठीक है? हालांकि हम यूपी वाले ही हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा, ठीक है दोस्तों? डॉक्टर जय नारायण पांडे जी ने एक पुस्तक लिखी थी, पुरातात्व विमर्श। तो पूछ लेगा आपसे, पुरातात्व विमर्श किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो जय नारायण पांडे द्वारा लिखी गई थी। तो उसमें दोस्तों बताया गया है मेहदा, सराय नाहर, दमदमा, तीनों जगह से दोस्तों उपकरण मिले हैं। किसके? हड्डी के उपकरण मिले हैं। कहां कहां से? मेहदा से, सराय नाहर से और दमदमा से। मेहदा, सराय नाहर और दमदमा से हड्डी के आभूषण दोस्तों मिले हैं। आगे बात करते हैं, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रागैतिहासिक काल से संबंधित दोस्तों कौन सा है? आपको खूब पता होगा, भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की दोस्तों गुफाएं कहां पर हैं? आपको खूब पता होगा, खूब आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था एमपी के रायसेन जिले में। कहां पर है दोस्तों? एमपी के रायसेन जिले में। इसकी प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। किससे दोस्तों? जो इसकी चित्रकला है दोस्तों, मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। बात समझ में आई नहीं? अजंता तथा बाघ की शैलाकृति गुफाओं की चित्रकलाएं ऐतिहासिक कला से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो अजंता है, अजंता तथा बाघ शैलाकृति गुफाएं जो है दोस्तों, वो चित्रकलाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछता है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में सजाना है, किसको? मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से। अगर हम भौगोलिक दृष्टि दोस्तों देखते हैं तो कहां से? पश्चिम से पूर्व। क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व। जरूरी नहीं आपसे पश्चिम से पूर्व ही पूछ ले, आपको आपसे पूर्व से पश्चिम ही दोस्तों पूछ सकता है। तो क्या है दो? पश्चिम में है दोस्तों क्या? मेहदा। तो प्रतापगढ़ में है, यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है मेहदा। उसके पूर्व में पड़ेगा लेखिया। कहां पड़ेगा दोस्तों? लेखिया मिर्जापुर में पड़ेगा। और उसके बाद कौन सा दोस्तों? पेसरा। पेसरा कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और वीर भानपुर दोस्तों कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो वीर भानपुर दोस्तों कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और पेसरा कहां पड़ता है? बिहार में। और दोस्तों मेहदा कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और लेखिया कहां पड़ता है? मिर्जापुर में। डायरेक्ट आपसे जगह ही पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि पशुपालन का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे मध्य पाषाण काल में हुआ था भैया। कभी नव पाषाण काल लगाई आओ। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, जो मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था दोस्तों, कहां दफनाया गया था? बुर्ज होम। जम्मू एंड कश्मीर की जगह है बुर्ज होम। वहां पर दोस्तों मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं दफनाने के। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में। अगर खाद्यान्नों का दोस्तों उत्पादन की बात करता तो कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल क्या है? क्या है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मिले हैं, कहां मिले हैं? लोहरादेव। क्या मिले हैं? चावल मिले हैं दोस्तों। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? गेहूं। तो आपसे पूछ लेगा कि गेहूं का साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले हैं और चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोहरादेव ध्यान रखेंगे, चावल से, और मेहरगढ़ से दोस्तों गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक विभाग डैश संस्कृति मंत्रालय है। तो देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होता है क्या? सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय किसके अधीन होता है, किसके अधीन काम करता है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन दोस्तों काम करता है। सेंधव सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सेंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता है दोस्तों, तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है सेंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों बात करते हैं तो कब की है? ये आर्य, जब आर्य आए थे उससे भी पहले की सभ्यता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और आप लोग बताएंगे मुझको कि आर्य कहां से आए थे दोस्तों, कहां से उनका पक्का स्थान माना है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों को तांबा, जो दोस्तों हड़प्पा वासी थे उनको तांबा, तांबा का पता था दोस्तों, कांसे का पता था, स्वर्ण, सोने का भी पता था भाई, और चांदी का भी पता था। ज्यादातर बच्चों को तांबे का पता होता है क्योंकि इसको चिलकोलिथ भी कहते हैं, चिलकोलिथ काल, ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तांबा ही नहीं, कांसा भी पता था दोस्तों, स्वर्ण भी पता था, चांदी की जानकारी भी थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान की जावर की खान से। तो हड़प्पा वासी जो दोस्तों चांदी लाते थे, कहां से लाते थे? राजस्थान की जावर की खान से लाते थे। और दूसरी जो और जगह क्या थी दोस्तों? अफगानिस्तान से भी आती थी, ईरान से प्राप्त करते थे। तो कहां से? अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान की जावर की खान से चांदी प्राप्त की जाती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति कहां से मिली है? तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की, जो हल बना हुआ है दोस्तों, पका रखी है, भाई मिट्टी का बनाया होगा, उसको पका दिया होगा आग में, तो पकी हुई मिट्टी की हल्की आकृति दोस्तों कहां से मिली है? तो बनवाली से। बनवाली में बनवा लो हल, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। महान स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, महान स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, या मोहनजोदारो तो मूवी है, ये मोहनजोदड़ो से दोस्तों मिले हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? नगर नियोजन थी ये। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की विशेष जो थी दोस्तों विशेषता क्या थी? ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या नगरीय नियोजन थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर बाय द वे ना मिले तो लोथल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि लोथल भी एक बंदरगाह वाला स्थान था। देखो लोथल आ गया, लोथल का नाम लेती। लोथल कहां और किस नदी के तट पर स्थित था? पूछा है दोस्तों, जो लोथल है वो कहां और किस नदी के तट पर था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये लोथल कहां है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। और इसमें बंदरगाह, बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्तन। बंदरगाह या पत्तन के साक्ष्य मिले हैं, कभी वहां बंदरगाह ना मिले और पत्तन मिले, आप घूम जाओ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर, जो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु, क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हो ऋतिक रोशन की, उसके पास एक मोहर होती है और एक श्रृंगी पशु होता है उस पे, उसके सपने में भी आता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, मूवी देखने मत लग जाना, ये याद कर लो, ठीक है। तो एक श्रृंगी पशु, उसके बाद एक कुवड़ वाला बैल। तो एक श्रृंगी पशु और दोस्तों एक कुवड़ वाला बैल दोस्तों किस संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से संबंधित है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का दोस्तों प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। किसे नील नदी का उपहार कहते हैं? भैया नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं दोस्तों नील नदी का उपहार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, किसकी? एक तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है और एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। आप लोगों ने देखी होगी, सोल ओढ़े हुए, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सी भी है नहीं? आप लोगों ने उसको देखा होगा।
छठी 7वीं की 8वीं किताबों में खूब अच्छी छपी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये कच्चा माल है और ये प्राप्त स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से क्या क्या प्राप्त होता था, इससे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते नहीं है, बने हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि दोस्तों शीशे की अगर मैं बात करता हूं तो शीशा कहां से मिलता था दोस्तों, अफगानिस्तान। शीशा कहां से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान से शीशा लाते थे भैया। तांबा, खेतड़ी, तांबा कहां से, खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, और कहां दोस्तों, राजस्थान, खेतड़ी। शिलाजीत, शिलाजीत कहां से दोस्तों, हिमालय से, ये तो याद रखेंगे। गोमेद, गोमेद क्या दोस्तों, गुजरात से। चांदी, चांदी तो हम पढ़ के आए हैं ऊपर भी, राजस्थान की जावर या अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिरोजा टीन, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, फिरोजा टीन कहां से, ईरान से। फिरोजा टीन कहां से प्राप्त होती थी, ईरान से प्राप्त होती थी। ये कुछ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और नदी जिस पर अवस्थित है। तो कौन सी बस्ती किस नदी पर अवस्थित थी इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी, रावी नदी से ध्यान रखेंगे। हड़प्पा भैया पूछ लेता है रोपड़, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर जाकर बैठकर रो रहा भैया। रोपड़, तो रोपड़ कहां है, सतलज नदी के तट पर। लोथल, लोथल है भैया भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगा, कालीबंगा कहां है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा कहां है दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन सा हड़प्पा का नगर था जो दोस्तों 3 भागों में विभक्त था, तो धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों एक ऐसा नगर था जो किसमें, 3 भागों में दोस्तों विभक्त था। अरे 3 तो उंगली चली नहीं रही, अरे ऐसे कर देते, 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, 3 भागों में विभक्त था। तो गुजरात के कच्छ जिले में आयताकार बना हुआ है। कहां पर है दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ जिले में है और दोस्तों आयताकार मिला है। तो किला है, मध्य नगर है और निचला नगर है। निचले नगर में दोस्तों रहते थे कौन लोग, जो थोड़े मध्य वर्गीय लोग थे, और उच्च वर्गीय लोग रहते थे दोस्तों किले में। और जो थोड़े जो व्यापारी लोग थे दोस्तों वो रहते थे मध्य नगर में। कहां पर रहते थे, मध्य नगर में। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, किला जो होता था सबसे ऊंचे स्थान पर, उससे नीचे स्थान पर होता था मध्य नगर, और सबसे निचले स्थान पर होता था दोस्तों निचला नगर। ये बात भी ध्यान रखेंगे। हाथी दांत का पैमाना दोस्तों कहां से मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना भैया लोथल से मिला है। कहां से मिला भैया, लोथल से मिला है। कुछ नगर हैं और खोज करता है, जैसे कि हड़प्पा। अगर दोस्तों बात करता हूं कि हड़प्पा शहर की या हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और कब करी थी, 1923-24। तो दयाराम साहनी ने करी थी भैया 1923-24 में। तक्षशिला की दोस्तों अगर बात करता हूं तो तक्षशिला करी थी जॉन मार्शल ने 1913 से 1913 नहीं होगा, 33-34 होगा दोस्तों। क्या है ये, 1933-34। ठीक है, तो तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने 1933-34 में। और हस्तिनापुर भाई ये तो हमारे पास ही है, तो किसने की थी, बीबी लाल। किसने करी थी, बीबी लाल 1950 से 1952 में। और कौशाम्बी की खोज किसने की थी, एनजी मजूमदार ने की थी दोस्तों 1936-37 में। सन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना कि कौशाम्बी करिए एनजी मजूमदार, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और हड़प्पा दयाराम साहनी। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आप चलता है वैदिक काल हमारा, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछते हैं आर्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आपको हिंदी में भी काम देगा यूपीएसआई वालों। वेद त्राई या त्रेई कहा जाता है, तो वेद त्राई या त्रेई दोस्तों किन्हें कहा जाता है, तो ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को दोस्तों वेद त्राई कहा जाता है। और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें, जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, कौन सा वर्ण, कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वर्ण शब्द 3 भागों में जो बढ़ता है दोस्तों, कहां किसे मिलता है, ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है, ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, तो शुरू में कितने वर्ण थे दोस्तों, 3 वर्णों का वेद मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मिला है। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो पूछ लेता है कि बताइए भैया ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। और किसमें, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का दोस्तों शूद्र शब्द मिलता है। सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन सा, आप लोगों को पता होगा खूब आसानी से, ऋग्वेद। ऋग्वेद देखो दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। स्रोत एवं
मतलब श्लोक टाइप में है वो। श्लोक और प्रार्थनाएं आप ध्यान रख सकते हैं। यजुर्वेद में श्लोक या स्रोत कह सकते हैं, और कर्मकांड, कर्मकांड मतलब यज्ञ वगैरह। यज्ञ वगैरह किसमें है दोस्तों? यजुर्वेद में। यज्ञ और युद्ध किसमें? यजुर्वेद में। सामवेद भैया, सामवेद बिल्कुल गाना गाने वाला, सारे गामा पा धा नि सा, तो संगीत में स्रोत है दोस्तों। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं या ऋचाएं हैं जो भी हैं इसमें, वो श्लोक वगैरह सब किससे हैं? गायन से संबंधित हैं। और अथर्ववेद में दोस्तों क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना। ठीक है, खोया हुआ प्यार सभी से मिलेगा अथर्ववेद में, जिसको खो गया हो। ऋग्वेद में कुल दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं दोस्तों? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। और मंडल कितने हैं भैया ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में दोस्तों कुल मंडल है 10। कितने मंडल हैं? 10। आगे बात करते हैं उपनिषदों की। दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है दोस्तों? ये दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। और अर्थ क्या है? शिष्य द्वारा, क्या है दोस्तों? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। क्या है दोस्तों? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ये होता है दोस्तों उपनिषद। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है? तो कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी है भैया। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो किसको ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है? वरुण देवता को। किसको दोस्तों? वरुण देवता को। वैदिक, कभी वहां पे इंद्र लगा जाओ, इंद्र मत लगा देना, ध्यान रखना, इसको दोबारा सुन लो। अगर मैं इसको हटा दूं, डैश को ऋग्वेद में नैतिक व्यवहार का प्रधान माना गया है, और मैंने आपसे दे दिया ना, इंद्र, वरुण, अग्नि, तो आप सबसे पहले इंद्र लगा क्या होगे? ध्यान रखना, इंद्र नहीं है भैया, वरुण देवता है। कौन से देवता है? वरुण देवता को दोस्तों क्या माना गया है? ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का दोस्तों प्रधान माना गया है। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं का दोस्तों जो पुरोहित माना जाता था, वो किसको माना जाता था दोस्तों? बृहस्पति देवता को। किसको? बृहस्पति देवता को। आगे बात करते हैं, वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। तो वैदिक काल में किसकी प्रधानता थी? यज्ञ की दोस्तों प्रधानता थी, ये तो आप लोगों को पता होगा। 10 राज्य युद्ध, जो 10 राज्य युद्ध डैश के तट पर लड़ा गया था। किसके तट पर 10 राज्य युद्ध दोस्तों लड़ा गया था? तो ध्यान रखना, परूषणी नदी। और किसका नाम है भैया? जो आधुनिक रावी नदी है उसी का नाम था परूषणी नदी। तो परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों 10 राज्य युद्ध। ऋग्वेद में उल्लेखित यव, क्या दोस्तों? यव शब्द का, यव शब्द का ताततम्य से स्थापित, ताततम्य, तादातम्य, क्या बोलेंगे इसको? तादातम्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। जो को कहते हैं, यह बात खत्म। ठीक है, शब्द घुमा फिरा कर भेजेगा आपको, ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर, जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी दोस्तों, कौन रखती थी? सभा और समिति। कौन रखती थी? सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। और किसके होते थे दोस्तों? ये सभा होती थी कुलीन और वृद्ध मनुष्यों द्वारा की संस्था। मतलब कुलीन लोग रहते थे इसमें और वृद्ध मनुष्य रहते थे सभा में, जबकि समिति में सर्वसाधारण की संस्था थी। तो पूछ लेता है कि सभा और समिति में सर्वसाधारण की संस्था दोस्तों कौन सी थी? तो समिति थी। और कुलीन लोगों की और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी दोस्तों, वो थी सभा। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो पूछ लेता है अथर्ववेद में किनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें दोस्तों? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता दोस्तों अब आगे इंद्र जी। तो इनके लिए दोस्तों 250 सूक्त समर्पित है। तो किसने सूक्त समर्पित है दोस्तों? 250 सूक्त समर्पित हैं। ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक। जो वेद वेदांग दोस्तों पढ़ाता था उसे कहते थे उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय भैया। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्य थे दोस्तों, उनके जीविका चलाने का उनका काम क्या था दोस्तों? तो पशुपालन था पहले तो, और बाद में कृषि हुआ है, ध्यान रखना। अगर पहले पूछ ले तो पशुपालन लगाना, कृषि मत लगा देना दोस्तों। आगे बात करते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में क्या है? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद। यम और निचिकेता की कहानी है दोस्तों। निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यम और निचिकेता की कहानी दोस्तों कहां मिलती है? कठोपनिषद में मिलती है, ध्यान रखेंगे। और यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? यह कृष्ण यजुर्वेद का दोस्तों उपनिषद है। और दोस्तों आचार्य यम ने निचिकेता को उपदेश दिए हैं। तो
तो आचार्य यम ने, एक ऋषि हुए हैं यम, उन्होंने क्या नचिकेता को उपदेश दिए हैं, क्या दिए हैं, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ध्यान रखेंगे भाई, बहुत प्यारी बात है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु, यह अजन्म नित्य तथा शाश्वत है। क्या है दोस्तों ये, यह अजन्म नित्य और शाश्वत है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है दोस्तों संस्कृत में। किसमें लिखी गई है, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। आगे बात करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों ये कि जो गीता है, जो कोर्ट वगैरह में गीता पे हाथ रख के कसम खवाते हैं ना कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो वो हिसाब किताब भैया किसमें है, तो वो कहां से लिया गया है, वो महाभारत का ही एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, अगर दोस्तों हम बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो भैया कौन सा सांप है वो जो समुद्र मंथन में जो रस्सी बन गया था, तो कौन सा था दोस्तों, वासुकी। ठीक है, तो वासुकी सर्प थे दोस्तों, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जय हो। मंदरांचल पर्वत तथा वासुकी सर्प विष्णु ने कुमावतार क्या दिया था दोस्तों, कुमावतार धारण किया था। तो विष्णु भगवान ने दोस्तों जो अवतार धारण किया था कुमावतार, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने विष्णु पुराण देखता था मैं, तो उसमें तो शायद एक कछुए टाइप में कछुए बन के गए थे विष्णु भगवान और समुद्र में नीचे चले गए और उन्होंने अपनी पीठ पर क्या रख लिया था, पर्वत रख लिया था। कौन सा पर्वत दोस्तों, मंदरांचल पर्वत। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा पर्वत रखा था, मंदरांचल पर्वत, मंदरांचल पर्वत रख लिया था उन्होंने ऊपर अपने। तो किसका रूप धारण करके, कुर्मावतार कर लिया था दोस्तों धारण, और रस्सी के रूप में तो था वासुकी सर्प। कौन सा था दोस्तों, वासुकी सर्प। तो वासुकी सर्प से ऐसे खींचते हैं, एक तरफ देवता लगते हैं एक तरफ राक्षस लगते हैं, तो जब समुद्र मंथन होता है और क्या निकलता है दोस्तों, अमृत निकलता है। ऐसी कहानियां हैं, है नहीं। तो वैदिक कर्मकांड में होत्रा, ये होत्रा भी लिखेगा आपको, या तो होता मिल जाएगा या दोस्तों होत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, होत्र। तो होत्र का संबंध है तो किससे है दोस्तों, ऋग्वेद से। तो होत्र का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की अगर दोस्तों बात करता हूं कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, ऋचाएं कितनी हैं, 10,552। 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऐत्रेय कौशिकी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बता दो भैया कौन से हैं, तो ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी, ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये ध्यान रखेंगे जरूर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। तो अधन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है दोस्तों, गाय के लिए, है नहीं। अधन्या मतलब पूजने योग्य या न मारने योग्य, किसका यूज हुआ दोस्तों, गाय के लिए यूज हुआ है। यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को, जो यजुर्वेद की जो मंत्र होते थे उनका उच्चारण करने वाला जो उसका ज्ञाता होता था यजुर्वेद का, दोस्तों से क्या कहते थे, अधर्व्यू। क्या कहते थे, अधर्व्यू। क्या कहते थे, अधर्व्यू। और युद्ध की चर्चा भी है दोस्तों किसमें, यजुर्वेद में ही युद्ध की चर्चा भी है। गोपत ब्राह्मण संबंध है तो किससे दोस्तों, गोपत ब्राह्मण। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जगह पूछा गया है। जो गोपत ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामवेद से संबंधित देखो, ऋग्वेद से ऐत्रेय कौशिकी हो गया और अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण हो गया, और सामवेद से जो गायन वाला है, सामवेद के संबंधित है, गायन से संबंधित है। तो जो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, तांडे ब्राह्मण, हालांकि बहुत कमी से पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ लेगा तो क्या करोगे आप, कुछ बिगाड़ लोगे उसका, तो इसलिए याद कर लो चुपचाप। तो क्या है दोस्तों, तांडे ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जेमिनी ब्राह्मण। कौन कौन से हैं, तांड्य, षड्विश, पंचविश और जेमिनी ब्राह्मण किस संबंधित दोस्तों, सामवेद से दोस्तों संबंधित हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों अगर यजुर्वेद की बात करता हूं मैं, तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ, तो शतपथ ब्राह्मण दोस्तों है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो भैया महाभारत किस रूप में जानी जाती है, जय संहिता। क्या कहते हैं महाभारत को, जय संहिता। और पहले श्लोक कितने थे, 8,800 श्लोक थे दोस्तों। कितने श्लोक थे, 8,800। दूसरा संस्करण जब आया दोस्तों, श्लोक हो गए 24,000। कितने हो गए, 24,000 दूसरे संस्करण में। और जो वर्तमान में दोस्तों चल रहा है, वर्तमान की तो पूछो ही मत, वर्तमान और अंतिम संस्करण में दोस्तों श्लोक कितने, 1 लाख। कितने हैं, 1 लाख, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसको दोस्तों सहस्त्री संहिता हो,
गलत पढ़ रहा हूं, सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सतसहस्त्री संहिता दोस्तों कहा जाता है। किसको? महाभारत को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये बात भी आप लोग पता होगी। तो बौद्ध धर्म देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563। तो 563 ईसा पूर्व दोस्तों हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। और पिता का नाम क्या है इनका? शुद्धोधन। क्या नाम है इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और कौन थे ये? शाक्य गण के प्रधान थे। तो गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शाक्य गण के प्रधान थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया। और कोल्य एक वंश था, कोल्य वंश की क्या थी दोस्तों? ये कन्या थी। इन्होंने गृह त्याग, जो इन्होंने दोस्तों जो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था उसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण दोस्तों कहा गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी। कितनी वर्ष की उम्र में? 80 साल की उम्र में कुशीनारा में दोस्तों हुई थी। और बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण दोस्तों कहा जाता है इनकी मृत्यु को। ज्ञान प्राप्त 6 वर्ष की कठिन साधना 35 वर्ष की आयु में। तो ज्ञान दोस्तों इनको कब प्राप्त हुआ था? तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या करी थी। और जब 35 वर्ष की आयु हो गई थी तब इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर। यह बात ध्यान रखना, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 साल की उम्र में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। बात समझ में आई नहीं? आगे बात करते हैं प्रथम उपदेश की दोस्तों हम बात करते हैं। अगर जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, उसको दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। और पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां दिया था भाई? कितने एग्जाम पूछा गया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। ये कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे दोस्तों? कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहां बिताई थी? वैशाली में। कहां बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी दोस्तों? वैशाली में बिताई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कितने एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। देखो चारों बौद्ध संगीति को मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। अगर आपको दिख रहा हो, दिख तो जाएगा वैसे, हो जाओ अभी और छोटा। चलो ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं। अरे तो और छोटा हो गया। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। चलो पहले अलग अलग देख लेते फिर देख लेते बाद में। देखो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व। एक तो आपको इसकी सन याद रखनी है, जगह का नाम और राजा का नाम, ये बात ध्यान रखना है। नहीं, और करने वाला कौन था, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति क्या है? 483 ईसा पूर्व हुई थी। और कहां हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इस टाइम पे दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी, राजा कौन था? किसके संरक्षण में हुई थी? अजात शत्रु के संरक्षण में दोस्तों हुई थी। और इसको जो करी थी, किसने करी थी? महाकश्यप ने करी थी। किसने करी थी? प्रथम बौद्ध संगति भैया कहां हुई थी? राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के संरक्षण में। और महाकश्यप ने दोस्तों इसको किया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करता हूं दोस्तों मैं, द्वितीय बौद्ध संगति ये कब हुई थी? 100 साल के बाद हुई थी। ईसा पूर्व उल्टा चलेगा, 483 से 383, 100 उल्टा आ गया। तो 383 ईसा पूर्व हुई थी वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। और ये कहां हुई थी? राजगृह। पहले राजगृह, पहले राजा, राजगृह, फिर वैशाली, ठीक है। तो पहले राजगृह फिर वैशाली। और भैया कौन था शासक? किसके संरक्षण में हुई थी दोस्तों? अशोक के, काला अशोक। और दोस्तों किसने की थी? सबकामी। तो अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। अगर आगे बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। तो प्रथम शताब्दी में कहते हैं इसको, ठीक है। और किसके समय में हुई थी दोस्तों? अशोक के समय में हुई थी। और मोगली पुत्तिस
कब मानते हैं दोस्तों? मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? कुंडलावन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलावन। चौथी और प्रथम बहुत पूछी जाती है, हालांकि चारों याद कर लेना आप लोग। शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क था और वासुमित्र। तो अब चारों को एक साथ बता देता हूं। जैसे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483, 383, यहाँ टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। कुंडलाग्राम, कुंडलावन, कुंडलग्राम भी कहते हैं। राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलावन। ठीक है, अब देखते हैं अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर क्या अशोक, और फिर क्या भैया कनिष्क। ठीक है, महाकश्यप पहली के थे, सबकामी दूसरी के थे, मोगलीपुत्तिस तिस से ध्यान रखेंगे तीसरी के थे, और वासुमित्र, वासुमित्र दोस्तों चौथी के थे। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी दोस्तों? महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की ही मौसी थी, यानी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। भद्रहूत, भद्रहूत में भरहूत एवं साची के स्तूप। तो भरहूत और साची के स्तूप की दोस्तों स्थापना मूलतः किसके शासनकाल में हुई थी? तो भरहूत और सांची के स्तूप की स्थापना दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी। यह बात ध्यान रखेंगे। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है। तो हीनयान में दोस्तों अगर देखो हुआ क्या था दोस्तों, आगे चल के बुद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान, है नी? तो हीनयान में क्या माना है? महान पुरुष माना है, जबकि महायान में दोस्तों देवता मान लिया गया है। और जबकि गौतम बुद्ध खुद देवताओं के क्या थे? देवताओं विश्वास करने वाले नहीं थे वो। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। लेकिन महायान में मूर्ति पूजा होती है। देवता किसे माना गया है? महायान में। और हीनयान में दोस्तों महापुरुष माना गया है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनता है, घूम जाती है क्या खोपड़ी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? जो विक्रमशिला महाविहार, जो विक्रमशिला महाविहार मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो पाल नरेश धर्मपाल ने। किसने करी थी? पाल नरेश धर्मपाल ने दोस्तों की थी। या नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला की करी थी दोस्तों पाल नरेश धर्मपाल ने करी थी। और जो नालंदा की करी थी दोस्तों गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। ये बात ध्यान रखना। तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने दोस्तों इसकी स्थापना करी थी। किस राजवंश का विलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? तो कौन सा अभिलेख दोस्तों कहता है, मतलब क्या कहता है, इस बात का समर्थन करता है भैया कि जो लुम्बिनी है ना वो शाक्यमुनि मतलब शाक्यमुनि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। तो कौन सा दोस्तों अभिलेख कहता है? तो मौर्य वंश के अभिलेख में मिला है। मौर्य वंश के एक अभिलेख है, कौन सा? मौर्य वंश के एक शासक अभिलेख का रुम्मनदेही अभिलेख। कौन सा है दोस्तों? रुम्मनदेही। तो मौर्य वंश के रुम्मनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बात समझ में आया नहीं आई? आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध धम्म संघ। आपने सुना भी होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का यही मतलब है। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में दोस्तों आए थे? तो उदयन। तो बुद्ध जो आए थे दोस्तों कौशाम्बी किसके समय में आए थे? उदयन के समय में दोस्तों बुद्ध कौशाम्बी आए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, अभी पढ़ के आए हैं, कनिष्क के शासनकाल में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, जो सारनाथ की दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा कालांकित कहां पर है दोस्तों? मतलब कालांकित कहां पर नहीं, कालांकित है मतलब कौन से काल से संबंधित है? तो ध्यान रखें गुप्त काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल संबंधित है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था दोस्तों? सुबद्ध। तो सुबद्ध था दोस्तों अंतिम व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने उसको प्रवेश दिलाया था। ठीक है, नागार्जुन को किस बौद्ध संप्रदाय के थे दोस्तों? तो नागार्जुन माध्यमिक मतलब शून्यवाद। नागार्जुन दोस्तों माध्यमिक शून्यवाद के क्या थे? संप्रदाय के थे। चैत्य पूजा स्थल होता है, जो चैत्य दोस्तों पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है? निवास स्थान। मतलब कैसे? चैत्य स्थल दोस्तों उसको बोलते हैं जैसे गौतम बुद्ध का जब अंतिम संस्कार दाह संस्कार दोस्तों हुआ था, तो उनकी जो फूल बोलते हैं ना, तो उनके फूलों को जगह जगह ले जाकर रख लिया गया और एक मठ टाइप में दोस्तों बना दिया गया। जो उसकी जो पूजा करते हैं जहां पर उनको रखा गया उसे कहते हैं चैत्य। और जो उसके इर्द गिर्द दोस्तों जो उनके अनुयायी रहते हैं
बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, जो वहां पे बौद्धिस्ट रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उस रहने वाले स्थान को बोलते हैं बिहार। क्या बोलते हैं? बिहार। ये बात भी ध्यान रखना। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा दोस्तों कहां पर है? तो राजगृह में है दोस्तों सप्तपर्णी गुफा, और बिहार के नालंदा जिले में है, वेबरा पहाड़ी पर, तो राजगृह में। तो सप्तपर्णी गुफा दोस्तों कहां है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में वेबरा पहाड़ी पर है, बिहार के नालंदा जिले में। ये बात ध्यान रखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर है? तो गुजरात में अवस्थित है, काठियावाड़ क्षेत्र। आधुनिक बल नामक स्थान पर, आधुनिक क्या है दोस्तों? आज का बल नामक स्थान पर वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित है गुजरात में। ठीक है, देखो दोस्तों आगे बात करते हैं। कुछ ही आचार्य हैं और कुछ सिद्धांत है, जैसे कि आचार्य लकुलिस, तो लकुलिस क्या सिद्धांत दिया? पशुपात का सिद्धांत दिया है। नागार्जुन ने शून्यवाद का, तो नागार्जुन ने किसका सिद्धांत दिया दोस्तों? शून्यवाद का दिया है। और दोस्तों लकुलिस ने जो दिया है पशुपात का, और भद्रबाहु ने जैन का दिया है, और गोसाल ने आजीवक का दिया है। तो गोसाल ने किसका दिया है? आजीवक का क्या दिया है दोस्तों? सिद्धांत दोस्तों दिया है। आगे बात करते हैं जैन धर्म क्या है दोस्तों। जैन धर्म की बात करते हैं। संस्थापक कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ? जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? ऋषभदेव या आदिनाथ? एक सेकंड रुकेंगे। तो जो जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी दोस्तों अगर पूछा जाए जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी की दोस्तों अगर बात करते हैं, जन्म कहां हुआ था इनका? कुंडलग्राम या कुंडलपुर भी कहते हैं। जो महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म माना जाता है कुंडलग्राम या कुंडलपुर कहते हैं। और कहां पर दोस्तों? वैशाली के निकट। कहां पर हुआ था? वैशाली के निकट हुआ था। और कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 599 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या है? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। और लिच्छवी गणराज्य चेटक की दोस्तों ये बहन थी। पिता कौन थे दोस्तों इनके? पिता थे सिद्धार्थ, जागृत क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। तो जो सिद्धार्थ थे वो जातक नहीं, ज्ञातक क्षत्रिय वंश के, क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। मृत्यु दोस्तों इनकी कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी इनकी, और पावापुरी में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है। पूर्ण ज्ञान, इनका जो पूर्ण ज्ञान हुआ था दोस्तों, इनको केवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब पूर्ण ज्ञान के लिए किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पूछ लेता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का दोस्तों प्रयोग किया गया है? तो केवल्य शब्द का दोस्तों प्रयोग किया गया है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने करी है। और जराम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो महावीर स्वामी को, ठीक है, तो जो महावीर स्वामी है हमारे, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर हुई है दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किसके वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे। और इनको ये ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलीन कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? केवलीन। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन या त्रिरत्न है, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे। तो क्या है दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो जो जैन धर्म में दोस्तों, तो मोक्ष के लिए कितने साधन है आपसे पूछ ले तो 3 साधन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। आगे बात करते हैं। पंच महाव्रत दिए दोस्तों। पंच महाव्रत किस संबंधित है? जैन धर्म से। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह, है नी। तो कौन कौन से दोस्तों? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य और अपरिग्रह। ये पांचों दोस्तों 5 महाव्रत हैं दोस्तों जैन धर्म के। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगति आयोजित हुई थी? तो किसका शासन था दोस्तों जब प्रथम जैन संगति आयोजित हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों प्रथम जैन संगति आयोजित दोस्तों हुई थी। किसके समय में? बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर, किसके समय में बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे? तो किसके समय में दोस्तों? अशोक तथा दशरथ के समय में। किसके समय में? अशोक और दशरथ के समय में दोस्तों बनाए गए थे। स्थल क्या है? ये कुछ स्थल हैं, कुछ संबंधित तीर्थंकर हैं दोस्तों, जैसे श्रावस्ती। तो श्रावस्ती की अगर बात करते हैं, एक सेकंड रुकेंगे। ये स्थल है दोस्तों, और ये क्या है?
तीर्थंकर। श्रावस्ती तो कौन है, संभवनाथ। तो श्रावस्ती दोस्तों कौन संबंधित है, संभवनाथ संबंधित है। अयोध्या से दोस्तों ऋषभनाथ, अयोध्या से कौन संबंधित है, ऋषभनाथ संबंधित है दोस्तों अयोध्या से। बात समझ में आई नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय मतलब केवल्य क्या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे बात करते हैं शैव धर्म, भागवत धर्म और शैव और भागवत धर्म। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर शिव की कल्पना किसकी करी गई है, शिव की कल्पना करी गई है अर्धनारीश्वर। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां कहां से मिली, गुप्त काल से प्रवर्ती युग से। तो शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां जो दोस्तों मिली हैं वो गुप्त काल से और प्रवर्ती युग से मिली हैं, विशेष रूप से दोस्तों बनाई गई हैं ये। और कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। तो कापालिक किसका संप्रदाय था, शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था कापालिक, है नी, जो कपाल धारण, कपाल वाले होते हैं, नागा साधु जो होते हैं। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को, तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहते हैं दोस्तों, आलवर। क्या कहते हैं, आलवार कहते हैं। दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, ये नयानार। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नयानार कहलाते हैं। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो अगर दोस्तों पूछा आपसे कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर किसका स्तंभ है दोस्तों, गरुड़ स्तंभ है। कैसा स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है कौन सा, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है दोस्तों, ये अंगुत्तर निकाय है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले 16 महाजनपदों की दोस्तों चर्चा मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की चर्चा मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है किस किस में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है दोस्तों, किस किस में मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों की दोस्तों चर्चा मिलती है। ठीक है। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, चांदी के थे। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। जो मत्स्य था दोस्तों, मत्स्य जहां महाजनपद कहां था, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में होता था। इसकी मत्स्य की जो दोस्तों, मत्स्य भी कहते हैं ना इसको, मत्स्य या मत्स्य जो भी आपको मिले, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, मतलब दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया था। तो पूछ लेगा कि अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कहां करा गया था, तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटी ग्राम में। कहां पर दोस्तों, पाटी ग्राम में करा गया था। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। तो मौर्य काल के समय दोस्तों क्या, पाटलिपुत्र बौद्धों का, तो किसके समय में पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था दोस्तों, तो मौर्यों के समय पाटलिपुत्र एक बड़ा केंद्र बन गया था, किसका, बौद्धों का। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, बिंबिसार। तो मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक दोस्तों रहा था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। तो आपसे पूछ लेता है जो जीवक है नी, जो जीवक थे वो किसके दरबार से संबंधित थे, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे जीवक। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत, तो पूछ लेता है ये भी क्वेश्चन कि बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक, ये वेद थे, तो राजवेद जीवक को किसके लिए, चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था दोस्तों, अवंती नरेश चंड प्रदोत। तो अवंती नरेश चंड प्रदोत के लिए किसने, बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। इनको हो गया था क्या, जॉइंडिस, मतलब पीलिया हो गया था, है नी, उनका पीलिया ठीक कर दिया था इन्होंने। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र।
तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी दोस्तों और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेंदी महाजनपद स्थित है। तो आधुनिक बुंदेलखंड जो हमारा इस टाइम पे बुंदेलखंड है, उसके पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेंदी महाजनपद। तो चेंदी महाजनपद अगर आपसे पूछ ले कि कहां पर अवस्थित था, तो आधुनिक जो बुंदेलखंड का दोस्तों इलाका है वहां पर था। और जो दोस्तों चेंदी महाजनपद की जो राजधानी थी तो कौन सी थी, सोतित्वती, सोथवती, सोथवती, सोथिवती, सोथिवती, क्या थे दोस्तों, सोथिवती। चेंदी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, सोथिवती। मगध में नंद वंश की स्थापना डैश वंश का अंत करके की गई थी। तो नंद वंश की स्थापना किसका अंत करके गई थी दोस्तों, शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद हुआ था नंद वंश की स्थापना। डैश ने चाणक्य के सहयोग से डैश की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। तो किसने दोस्तों नंद वंश का अंत किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके। तो चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर क्या कर दिया था दोस्तों, नंद वंश का ओम नोम सत्य कर दिया था। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, जो हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व, हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए आया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हकमनी साम्राज्य की ध्वस्त करने के बाद, हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया इसने, उसके पश्चात कब आया था, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व बसंत के अंत में। कब आया था दोस्तों, बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ कौन, सिकंदर, सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए दोस्तों आया था। कब, 325 ईसा पूर्व, 325, 325, 325, 325 ईसा पूर्व, लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सितंबर माह में, तो लगभग 2 साल के अभियान के बाद सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान को दोस्तों प्रस्थान इसने किया था। कहां से, पाटल से यूनान, पाटल से यूनान किया था। कितने समय बाद दोस्तों, 2 साल बाद, 325 ईसा पूर्व के लगभग। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। तो यह तो आपको पता होगा, सिकंदर और पुरु की लड़ाई, ठीक है। इसमें एक और था, अभी नाम बताएंगे आपको। सिकंदर किसके नदी के तट पर दोस्तों, झेलम नदी के तट पर किसको किया था, राजा पुरु को क्या किया था दोस्तों, पराजित किया था। सिकंदर के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। तो पूछ लेता है सिकंदर के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था दोस्तों, नंद वंश का शासन था सिकंदर के समय उत्तर भारत पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्धों की और जैनियों की जो दोनों की जो दोस्तों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कहां है, कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। नयानार कौन थे दोस्तों, सेव और सेवन धर्मानुयायी थे। भागवत धर्म, जो दोस्तों भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के दोस्तों रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी है दोस्तों, 9 है। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था। तो वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस, जिसने हेलियोडोरस जो था वेशनगर अभिलेख लिखा था, तो वेशनगर अभिलेख किसका था, हेलियोडोरस का। वो निवासी कहां का था दोस्तों, तक्षशिला का निवासी था। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक कौन दोस्तों, तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने, किसने दोस्तों, एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों, ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। देवता कहा गया। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो विष्णु जी के किस अवतार को दोस्तों सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए करता गया, वाराह का यूज। तो वाराह का दोस्तों जो विष्णु जी का अवतार था एक वराह, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो नेट पे सर्च मार लेना। तो वराह
विष्णु जी के वराह के अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया दोस्तों गया है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकल जाती है? तो पुरी में दोस्तों रथ यात्रा निकाली जाती है तो किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। तो भगवान जगन्नाथ के पुरी के सम्मान में दोस्तों पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा नंद का उल्लेख, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है दोस्तों? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, क्या है दोस्तों? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग के चैंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। तो कलिंग के चैंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख। तो नंद वंश का कौन दोस्तों? महापद्मानंद। तो खारवेल अभिलेख में नंद वंश के महापद्मानंद ने दोस्तों कलिंग में नहर खुदवाने जाने का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिया गए हैं। तो जैन भिक्षुओं को गांव जो दान में दिए गए हैं, यह जानकारी भी खारवेल के दक्षिण के 3 राज्य और खारवेल के अभिलेख में दोस्तों दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांडे को पराजित किया। तो ये भी जानकारी दोस्तों मिलती है खारवेल के अभिलेख में। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है दोस्तों? महापद्मानंद। महापद्मानंद को अप्रो परशुराम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इसके? तो महापद्मानंद के नाम है उग्रसेन, सर्व छत्रांक और अप्रो परशुराम। ठीक है, तो अगर दोस्तों वंश की बात करते हैं, इन वंशों से इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। जितनी भी चीजें पूछता है मैंने आप लोगों को बता दी है। जैसे कि हर्यक वंश है, हर्यक वंश के सबसे पहले आया दोस्तों हर्यक वंश, हसीन मासुक शाह। आपने ट्रिक भी याद करी होगी, उससे याद कर लेना, ना तो ऐसे याद कर लेना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सातवाहन वंश। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, अभी इतना याद करते हैं, आगे चलते जब देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध के समय का जो जीवक था, जो वेद थे जीवक, तो किस समय थे दोस्तों? बिंबिसार के। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। देखो दोस्तों महाजनपद है और कुछ राजधानियां हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे अंग की राजधानी चंपा, कौशाली की राजधानी साकेत। तो कौशल की राजधानी क्या है? साकेत, श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी क्या है दोस्तों? साकेत और श्रावस्ती। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है दोस्तों? अहिछत्र। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कामपिल्य। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा दोस्तों अंग। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, वर्तमान में बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। तो जो वर्तमान में बिहार का भागलपुर है और मुंगेर, कौन कौन से दोस्तों? भागलपुर और मुंगेर जो थे अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, महाभारत के पुराणों में चंपा का नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो महाभारत में चंपा का नाम क्या मिलता है दोस्तों? मालिनी। यही पूछ सकता है कि महाभारत पुराणों में चंपा का नाम दोस्तों मालिनी प्राप्त होता है। आगे देखिए, जैसे महाजनपद कंबोज, तो कंबोज की राजधानी क्या है दोस्तों? राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक। बार बार बोलेंगे। असमक की राजधानी क्या? पोतन या पोटिल। असमक की राजधानी क्या है दोस्तों? पोतन या पोटिल। असमक की राजधानी क्या है? पोतन या पोटिल। सूरसेन की राजधानी क्या? मथुरा। और कौशल की राजधानी क्या? साकेत तथा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या दोस्तों? साकेत तथा श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो ध्यान रखना, वर्तमान उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर बात करता हूं तो प्राचीनतम 16 जो महाजनपद थे उनमें से कुल कितने महाजनपद हैं दोस्तों? तो उसमें से कुल 8, मतलब आधे। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद तो भाई उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन थे? कुरु उत्तर प्रदेश में था दोस्तों। पांचाल भी उत्तर प्रदेश में था। काशी भी उत्तर प्रदेश में था। कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स और मल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 के 8 कुरु हो गया, पांचाल हो गया, काशी, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स और मल। ये दोस्तों 8 जो महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश में थे। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी?
तो पश्चिमोत्तर, देखो दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत में जो सिकंदर सफल हुआ, उसका कारण क्या था? ये कहने का मतलब ये है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। उसकी फौज बेहतर थी, वो तो था ही भाई, सिकंदरी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही आम्बिक शासक जैसे शासकों से सहायता मिली थी। तो आम्बिक दोस्तों, एक आम्बिक था, एक राजा पुरु थे जिन्होंने झेलम की नदी के तट पर सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी। एक था आम्बिक। आम्बिक ने दोस्तों पता क्या किया था? आम्बिक ने अपनी मूर्ति सोने की बनाकर उस पर क्या बोलते हैं वो, बेल, जंजीर लिपेट कर उपहार में दी थी कि भाई साहब हम तो आपके गुलाम हैं, लो हमने अपने आप को जंजीर में दे रहे हैं आपको, ठीक है, जंजीर में लिपेट के हम आपके क्या है, गुलाम। और जबकि राजा पुरु ने दोस्तों, जब राजा पुरु पराजित हो गए थे युद्ध के क्षेत्र में, तो राजा पुरु से सिकंदर ने पूछा था बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पुरु ने कहा था जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है, या जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है, मार दिया जाए, ठीक है। तो उसी से प्रभावित हुआ था और राजा पुरु को छोड़ दिया था, उनका साम्राज्य वापस दे दिया था कि भाई साहब तुम करो लेकिन हमारी छत्र छाया के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए। लो ये भी आ गया, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों कौन थे? पुरु या पोरस, राजा पुरु या राजा पोरस। झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ क्षेत्र था दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जरूर कर दें, जरूर कर दें, और शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।